हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 9 जुलाई 2026। हम आ गए हैं आप लोग के समक्ष पुनः द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ। देखिए आप लोग क्या है आज के पेपर में मुख्य खबर। हम लोग देखते हैं हिंदी में। आप सब लोग जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आता है वो इंग्लिश में आता है, बट हम उसके मुख्य खबरों को जो है हिंदी में लेकर आ गए हैं आप लोगों के समक्ष, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ना हर जगह उपलब्ध नहीं होता है और द हिंदू की खबरें जो है हर पेपर में भी नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं, तो द हिंदू न्यूज़पेपर के सारे टॉपिक्स को तो हम नहीं लेकर आ पाते हैं, बट जो मुख्य खबरें होते हैं उसको हम लेकर के प्रतिदिन आते हैं आप लोग के समक्ष। देखिए आज क्या है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। बिश्नोई बरार गैंग कनाडा में टारगेट किलिंग और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और कनाडा पुलिस ने भारत आधारित संगठित अपराध नेटवर्क पर कड़ा शिकंजा कसा है। क्या है इसका मुख्य आरोप? अमेरिकी और कनाडाई जांच एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर 2023 में कनाडा के सरे में हुए खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने और उसके आदेश देने का आरोप लगाया है। वैश्विक कार्रवाई क्या है इस पे? इस अंतर्राष्ट्रीय क्रैकडाउन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि यह गैंग जो है भारत में सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करके टारगेट किलिंग और जबरन वसूली के काले कारोबार को चलाने के लिए लगातार डिजिटल टूल्स और झूठी सूचनाओं का सहारा ले रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और इंडोनेशिया को लेकर ऐतिहासिक प्राम बानन मंदिर संयुक्त परियोजना। देखिए क्या है, भारत और इंडोनेशिया ने अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को एक नई वैश्विक ऊंचाई प्रदान की है। दोनों देशों ने मिलकर इंडोनेशिया के प्रसिद्ध मंदिर परिसर के संरक्षण का जिम्मा उठाया है। देखिए प्रोजेक्ट का विवरण क्या है मेन प्रोजेक्ट देखते हैं हम लोग। दोनों देशों ने इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्राम बानन मंदिर परिसर के बृहद जीर्णोद्धार के लिए एक संयुक्त परियोजना की आधिकारिक शुरुआत की है। इसका महत्व क्या है? देखिए यह 9वीं शताब्दी का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक 3D स्कैनिंग तकनीकों की मदद से कुल 56 क्षतिग्रस्त मंदिर प्लेटफॉर्म्स को वर्ष 2029 तक पूरी तरह रीस्टोर करने का लक्ष्य रखा गया है। आज देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन और न्यायिक निर्णय, ये भी है आज का। आप द हिंदू पेपर अगर देखते होंगे तो देख सकते हैं कि मेन फर्स्ट पेज में जो है बहुत ही मोटे अक्षर में लिखा हुआ है ये पॉइंट। हम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या कह रहा है ये पॉइंट। भारत में डिजिटल प्राइवेसी और कानूनी अधिकारों के लिहाज से यह विषय इन दिनों देश की शीर्ष अदालतों में विमर्श का मुख्य केंद्र बना हुआ है। क्या है यह अधिकार? भूल जाने का अधिकार। यह सीधा तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति से जुड़ा कोई पुराना कानूनी विवाद, कोई निजी जानकारी या नकारात्मक खबर जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो उसे सर्च इंजन या पब्लिक डोमेन वेबसाइट से हटाने की कानूनी मांग जो है वह कर सकता है, ताकि उसका सामाजिक जीवन और निजता प्रभावित न हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में लक्ष्यवीर सिंह यादव बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह साफ किया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें इसके अंतर्गत मिलने वाला प्राइवेसी का अधिकार ही राइट टू बी फॉरगॉटन को भी अपने दायरे में समाहित करता है। अदालती निर्देश क्या है इसमें? देखिए अदालत ने गूगल और इंडियन कानून जैसी कानूनी डेटाबेस वेबसाइट को कुछ खास मामलों से संबंधित नाम और अदालती फैसलों को अपने सर्च रिजल्ट से हटाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। देखिए अच्छा न्यूज़ है। सपोज दैट मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 20 साल 30 साल पहले कुछ अपराध किया हुआ है, लेकिन वो जो है अब जो है अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो डाटा है ये इनके लाइफ पे जो है प्रभाव डालेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान संघर्ष विराम की समाप्ति। देखिए ये न्यूज़ तो हम लोग पढ़ के 2 महीने से समझ में ही नहीं आता है कि आज क्या होगा कल क्या होगा। देखिए क्या है,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा, तुर्की नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान एक अत्यंत आक्रामक बयान देते हुए घोषणा की कि ट्रंप एंड्स ईरान ट्रस्ट। ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को समाप्त किया। पिछले महीने 17 जून दोनों देशों के बीच हुआ अस्थायी युद्ध विराम जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को क्रूर और हिंसक करार देते हुए किसी भी तरह की बातचीत को समय की बर्बादी बताया है। इसके जो विवाद जो पुनः उत्पन्न हो गया ना, इसका मुख्य जड़ क्या है देखिए। हाल ही में ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के मुख्य मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 वाणिज्यिक जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरान का दावा है कि इस समुद्री क्षेत्र पर उसका संप्रभु नियंत्रण है और वह यहाँ से गुजरने वाला जहाज़ों से टोल वसूलेगा। देखिए यहाँ पे ना ईरान जो है पूरी तरह से गलत है, ठीक है। फिनिश द जॉब नीति। तो अमेरिका सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के केशम द्वीप और बंदर अब्बास जैसे मुख्य ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अमेरिकी सेना इस बार काम को पूरी तरह खत्म करने यानी ईरान के सैन्य और परमाणु तंत्र को पंगु बनाने की नीति पर काम कर रही है। इस पर वैश्विक प्रभाव भी तो पड़ेंगे, 2 देश आपस में जूझ रहे हैं तो देखिए क्या पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध की स्थिति और अमेरिका प्रतिबंधों की वापसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी है, जिससे भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों और घरेलू अर्थव्यवस्था में भी महंगाई का खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की नई नीतियां और ग्राहक सुरक्षा नियम से। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 2 नए और कड़े नियम प्रभावी रूप से लागू किए हैं। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड से सुरक्षा। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए आरबीआई ने नया नियम बनाया है। इसके तहत यदि किसी ग्राहक के साथ 50,000 तक का कोई वास्तविक डिजिटल फ्रॉड होता है और वह इसकी शिकायत 5 दिनों के भीतर अपने बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज करा देता है तो उसे कुल नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 तक का वित्तीय मुआवजा बैंक द्वारा दिया जाएगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, बैंकों या एनबीएफसी के खिलाफ मिलने वाली ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक राष्ट्र एक लोकपाल नीति को और सुदृढ़ किया गया है। अब कोई भी ग्राहक बिना किसी कानूनी वकील के अपनी शिकायतें सीधे ऑनलाइन और मुफ्त में दर्ज करा सकता है, बशर्ते बैंक ने 30 दिनों के भीतर शिकायत का उचित समाधान न किया हो। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड से रिलेटेड, आइए देखते हैं। झारखंड राज्य से जुड़ी आज की प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक कुछ खबरें हैं। देखिए राज्यसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, राज्य की 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जो है चरम पर है। विधायकों के संख्या बल के अनुसार झामुमो की एक सीट सुरक्षित मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला है। क्रॉस वोटिंग के डर से दलों ने अपने पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026। देखिए क्या है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार अपनी नई प्रौद्योगिकी नीति को राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श के लिए पेश कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, आगामी 5 वर्षों में नागरिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना और रांची आईटी पार्क में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव पाठशाला, एसआईआर से है रिलेटेड जी। देखते हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के अनुसार वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 14 जुलाई को पूरे राज्य में चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा, जिसमें अवैध नागरिकों के नाम हटाने पर विशेष जोर रहेगा। देखिए मौसम से रिलेटेड भी है कुछ खबर। मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक पूरे राज्य में वज्रपात, आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिलों में मौसम अधिक खराब रहने का अनुमान है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यहाँ समय देने के लिए। कल पुनः मिलते हैं हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ।